हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर नोट्स और इंग्लिशियंस। बेटा मैं इसमें क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो बेटा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वीक से वीक स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके 90% एंड अबव मार्क्स आए एग्जाम्स में, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बच्चों लेट्स गेट रेडी विद द वीडियो। आप उसके लिए नोटबुक और पेन अपने पास लेकर रखिए और एक सेपरेट नोटबुक बनानी है आपने। अगर आप मेरे साथ चलेंगे, डेली वीडियो आएगी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे देन डेफिनेटली आपको 90% एंड अबव लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपके लिए ये चेकलिस्ट है। जैसे आपको सबसे पहले पोएम एंड पोएट पता होना चाहिए। पोम एंड पोएट। देखिए बेटा, पोम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। तो आप पोम को बहुत अच्छे से देखिए। इसका टाइटल आप बहुत अच्छे से देखिए। इसका टाइटल क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें डी और एस कैपिटल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों। ऑफ का ओ छोटा है। तो अब जब आप अपने एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट ऑफ स्नो, डी कैपिटल लिखेंगे, एस कैपिटल लिखेंगे, ओ स्मॉल लिखेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो है। तो आपको टाइटल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पोम बहुत छोटी है तो आप इसको बेटा मेमोराइज कीजिए। समझ लीजिए एक सेंटेंस की पोम है, इसको आप मेमोराइज कीजिए, लर्न कीजिए, आपका हो जाएगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब हमने ऊपर ऊपर से पोम पढ़ी, हमें समझ में आ गई, अच्छा यही लिटरल मीनिंग है, तो मतलब अच्छा ये समझ में आ गई। बट हमारे पोएट भी चालाक हैं, वो आसानी से ऐसे पोएम नहीं लिखी, उन्होंने कुछ सिंबोलिज्म दिया है। कई कई चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जिसमें हम वो सिंबोलाइज कर रही हैं, वो जैसी दिख रही हैं वैसे हैं नहीं। तो हम इसमें सिंबॉलिक मीनिंग भी पढ़ेंगे। बेटा डस्ट ऑफ स्नो पोएम का नाम आते ही हमारे दिमाग में सिंबॉलिज्म आ जाता है। तो सिंबॉलिक मीनिंग पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए कि पोएट ने किस इंटेंशन से लिखा है ना, सेंट्रल आइडिया, या फिर हम कह सकते हैं थीम। ये पोएम एक्चुअली में बताना क्या चाह रही है, थीम। पोएटिक डिवाइस। किसी भी पोम को अच्छे से समझने के बाद, समझ जब आप लेंगे, उसको और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको पोएटिक डिवाइसेस पता होने चाहिए। बेटा आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा है ना, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण, तो ये वही होते हैं ये पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे यूज़ किए गए हैं, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। राइमिंग स्कीम। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है ये सबको पता होनी चाहिए। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। और राइमिंग पेयर, दोनों अलग अलग है, राइमिंग स्कीम और राइमिंग पेयर। एग्जाम में राइमिंग स्कीम आता है तो राइमिंग पेयर मत लिख कर आ जाना, राइमिंग पेयर आता है तो राइमिंग स्कीम मत लिख कर आ जाना। वैसे एग्जाम में राइमिंग स्कीम आता है। देन टोन ऑफ द पोएट। आजकल का नया ट्रेंड है एग्जाम का कि पोएट की टोन पूछा जाता है कि पोएट किस टोन से पोम को लिख रहा है। तो आपकी एक तरह से बेटा ये चेकलिस्ट है। अगर आपको ये सब चीज़ें बाय हार्ट आती हैं देन यू आर डन विद दिस पोम। आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, नाउ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम। मैं इसको रब कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पोएट हैं। हमारी जो नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। वो भी ऐसी छोटी सी पोम है। ठीक है, 2 स्टैंजा की पोम है, जैसे ये 2 स्टैंजा की है, वो भी छोटी सी पोम है। तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये एक अमेरिकन पोएट है, ये अमेरिकन पोएट है। और इनकी खास बात ये थी बेटा कि रूरल सेटिंग में इनकी पोएम होती थी। रूरल सेटिंग क्या होती है? विलेज की सेटिंग। ठीक है, मतलब कंट्री लाइफ से ये दूर की चीज़ें लिखते थे। जैसे विलेज में जो सेटिंग होती है, सिंपल लाइफ होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, तो वो उसी बारे में वो लिखते थे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम। तो हमें पोम पता लग गई, द पोम इज डस्ट ऑफ स्नो। और अभी मैं आपको पोम को लर्न करने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, पोएट हमें पता लगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम इसका लिटरल मीनिंग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम सिंबॉलिक मीनिंग में आएंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow जो कि एक हमारा बर्ड है, कौआ, क्रो ने
जिस तरीके से, द वे मतलब तरीका, जिस वे से, जिस तरीके से, क्रो ने जिस तरीके से, शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर, इसमें मुझ कौन है, मैं कौन हूँ, पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिस तरीके से क्रो ने मुझ पर शुक डाउन किया। बेटा शुक शेक का पास्ट है, शेक मतलब जोर जोर की ऐसे हिलाना। इस तरीके से क्रो ने मुझ पर शेक करके नीचे गिराया, शुक डाउन मतलब शेक करके नीचे गिराया, क्या, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की डस्ट। आप सबने स्नोफॉल देखी है ना, स्नो के पार्टिकल, स्नो फ्लेक्स देखे हैं। जिस तरीके से क्रो ने मुझ पर गिराया डस्ट ऑफ स्नो, कहाँ से, हेमलॉक ट्री पर। तो इसको बेटा विजुअलाइज कीजिए। एक हेमलॉक ट्री है बेटा, ये हेमलॉक ट्री कैसा होता है, हेमलॉक ट्री होता है पॉइजनस ट्री, ठीक है, ये जो होता है पॉइजनस ट्री होता है और इसके अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। देखो इसमें लिखा भी है अ पॉइजनस प्लांट या ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो आप इसको विजुअलाइज कीजिए, ये इस तरह से कोनिकल ट्री होता है और इस पे कौन बैठा हुआ है, क्रो, इस पे बैठे हैं हमारे क्रो। तो जिस तरीके से क्रो ने शेक करके गिराया डस्ट ऑफ स्नो, किस पर, मुझ पर, मुझ पर कौन है, हमारे ये पोएट। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा देखो कैसे विजुअलाइज हो रहा है। हेमलॉक ट्री कैसा होता है बेटा, पॉइजनस ट्री होता है जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, पोएट कहते हैं मेरे हार्ट को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया मूड का। पहले मैं अपसेट था, पहले मैं परेशान था, सैड था, डिप्रेस्ड था, अब मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैं कैसा हो गया हूँ, अब मैं हैप्पी हो गया हूँ, अब मैं खुश हो गया हूँ। तो मेरा अपसेट, डिप्रेस्ड, सैड से अब मैं हैप्पी हो गया हूँ। मेरे हार्ट को, मूड को चेंज कर दिया उसने। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, जो मेरा दिन जो बचा हुआ है, सम पार्ट ऑफ द डे, जो पार्ट दिन का बचा हुआ है उसको सेव कर लिया। नहीं तो मैं क्या करता, दैट आई हैड र्यूड, नहीं तो मैं क्या करता, र्यूड करता। र्यूड मतलब बेटा रिग्रेट। मैं सोचता रहता सारा टाइम कि मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर लिया, मैं कितना नेगेटिव हो रखा था। तो अब देखो कुछ भी नहीं है इस पोम में। आप कहोगे अच्छा बस यही पोम लिखी है, बट इसके सिंबॉलिक मीनिंग है। तो एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं, इस पोम को लिटरल मीनिंग एक बार दोबारा से देखें बेटा। द वे अ क्रो, क्रो ने जिस तरीके से शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर शेक डाउन किया, मुझ पे नीचे गिराया शेक करके, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो जो स्नो की जो डस्ट है मुझ पर गिराया, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हार्ट के मूड चेंज कर दिया। हार्ट तो वैसे बोला हुआ है, बल्कि हार्ट बेसिकली मतलब मेरी पूरी बॉडी का मूड चेंज कर दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और डे का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको सेव कर लिया। आई हैड र्यूड, र्यूड बेटा होता है हेल्ड इन रिग्रेट, जो मैं रिग्रेट करता उसका कुछ पार्ट उसने सेव कर लिया। तो ये बेटा लिटरल मीनिंग है। आप कहेंगे अच्छा यही है, बट यही नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग में आते हैं। आप अपनी चेकलिस्ट में देखिए सिंबॉलिक मीनिंग। तो ये जो तीन हैं, क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो, ये कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका, तो देखते हैं क्या सिंबलाइज करते हैं। बेटा ये क्रो है कि अपशकुन को। बेटा जब आपको कोई ऐसा हॉरर मूवी दिखाई जाती है, तो हॉरर मूवी में कोई अच्छे अच्छे प्लांट्स या ट्रीज तो दिखाई नहीं जाएंगे, अच्छे अच्छे बर्ड्स तो दिखाई नहीं देंगे। आपको कैसे बर्ड्स दिखाई देंगे, आउल दिखाया जाएगा, क्रो दिखाया जाएगा, और ट्रीज भी बड़े डरावने डरावने, जैसे ये हेमलॉक ट्री भी दिखाया जा सकता है। अमेरिका में हेमलॉक ट्री होता है जो कि पॉइजनस ट्री होता है। तो ये कोई अच्छा ट्री थोड़ी है, पॉइजनस ट्री जो कि सिंबलाइज कर रहा है डेथ को। इससे डेथ ही होती है ना किसी की, ठीक है। तो क्रो जो है बैड ओमन, क्रो और हेमलॉक ट्री बैड ओमन को सिंबलाइज करता है, नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। दोनों को देख के एक नेगेटिव वाली फीलिंग आती है। डेथ को सिंबलाइज करता है। हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करता है, डेथ को भी करता है, क्योंकि इससे ऑब्वियसली पॉइजनस ट्री है तो डेथ होगी। सैडनेस को सिंबलाइज करता है, इसको देख के सैड ही होता है पर्सन। तो ये सब चीज़ें हैं, बैड ओमन,
सैडनेस, नेगेटिविटी, डेथ, ये क्या सिंबलाइज, ये क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों सिंबलाइज करते हैं। अगर हेमलॉक ट्री का डेथ और एक्स्ट्रा आप लिख देना, बाकी बैड ओमन, नेगेटिविटी, सैडनेस ये दोनों हैं, हेमलॉक ट्री का डेथ एक्स्ट्रा लिख देना। अब डस्ट ऑफ स्नो किसको सिंबलाइज कर रहा है? डस्ट ऑफ स्नो जो कि एक वाइट कलर का होता है, दैट सिंबलाइज प्योरिटी। ये प्योरिटी को सिंबलाइज कर रहा है, ये होपफुलनेस को सिंबलाइज करता है, ये आपके ऑप्टिमिज्म को सिंबलाइज करता है। ठीक है, मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो कि वाइट कलर का है, इससे हमें एक तरह से प्योरिटी डिफाइन होती है, इसको देख के हमें अच्छा लगता है, होपफुल हो जाते हैं, वाओ कितनी अच्छी फीलिंग आती है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स हम इसमें पॉजिटिव फील करते हैं। नेगेटिव का एक तरह से, और नेगेटिविटी को हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं, नेगेटिविटी का एक तरह से ऑपोजिट है, दैट इज ऑप्टिमिज्म। तो डस्ट ऑफ स्नो में, डस्ट ऑफ स्नो इन सबको सिंबलाइज कर रहा है। देन कम राइमिंग स्कीम। बेटा मैं इसको सारा रब कर रही हूँ, अब आप ये देखिए राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम करने के लिए आप इसको देखिए, द वे अ क्रो, हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले वर्ड्स देखने हैं। क्रो, क्रो को हम क्या लिखेंगे बेटा? ए। मी, क्या क्रो से राइम कर रहा है? क्रो, मी, बिल्कुल भी, तो इसको हम बी दे देंगे। स्नो किससे राइम कर रहा है? क्रो या मी से? क्रो से। क्रो, स्नो, तो हम इसको क्योंकि क्रो से कर रहे हैं हम इसको ए दे देंगे। ट्री किससे राइम कर रहा है? मी से, तो हम इसको बी दे देते हैं। हार्ट किससे राइम कर रहा है? किसी से नहीं कर रहा, तो हम इसको सी दे देते हैं। मूड, ये भी किसी से राइम नहीं कर रहा, इसको डी देते हैं। पार्ट, हार्ट, पार्ट और हार्ट, तो इसको फिर सी दे देते हैं। र्यूड, मूड, तो हमारी जो राइमिंग स्कीम हो गई वो हो गई ए बी सी डी। बेटा अगर एग्जाम में, ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई, ये हमने इसको पढ़ दिया। अगर एग्जाम में सिर्फ यही वाला स्टैंजा आ जाता है तो आप सी से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप हार्ट को ए देंगे, मूड को क्या देंगे? बी, पार्ट को क्या देंगे? वही हार्ट से है तो ए, र्यूड को दे देंगे बी। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ यही स्टैंजा पूछा जाता है तो आप इसकी राइमिंग स्कीम बताएंगे ए बी। अब हम आते हैं राइमिंग पेयर्स पे। क्या कहते हैं? राइमिंग पेयर्स। तो बताइए इसके राइमिंग पेयर्स। ऑब्वियसली जो मैच कर रहे हैं, ए बी सी डी वाले मैच कर रहे हैं। क्रो का राइमिंग पेयर क्या है? स्नो, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड। तो ये इसके हो गए राइमिंग पेयर। तो बेटा आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, राइमिंग स्कीम पूछा जाए तो ये बताना, राइमिंग पेयर्स पूछा जाए तो आप ये बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पोएटिक डिवाइस। अलंकार जिसको आप हिंदी में कहते हैं पोएटिक डिवाइस। आप क्या इस पोम में देख रहे हैं कि इस पोम में कहीं पर भी इधर कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा मतलब एक्सक्लामेटरी, मतलब कोई भी पंक्चुएशन साइन नहीं है साइड। मतलब कि ये एक तरह से एक सेंटेंस है, इसको तो स्टैंजा फॉर्म में लिख दिया बट ये एक तरह से सेंटेंस है। द वे अ क्रोक शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। ये एक तरह से सेंटेंस है। तो ऐसे वाले पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एन्जैम्बमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जो कि डस्ट ऑफ स्नो में यूज किया गया है। व्हाट इज एन्जैम्बमेंट? एन्जैम्बमेंट इज द पोएटिक डिवाइस वेयर नो पंक्चुएशन मार्क, comma, semicolon, full stop, exclamatory sign is there after line and one complete sentence is there. Simple full stop is there at the end of the poem. ठीक है, तो ये पोम आपकी चले जा रही है विदाउट एनी फुल स्टॉप, विदाउट एनी एक्सक्लामेटरी साइन, दैट इज एन्जॉयमेंट. ठीक है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इमेजरी. बेटा इमेजरी क्या होती है? जो आपके सेंसेस को यूज करती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो आपके दिमाग में एकदम से आ गया अच्छा हेमलॉक ट्री से उसने शुक डाउन किया डस्ट ऑफ स्नो. किसने शुक डाउन किया? क्रो ने. और वो क्या कर रहा है? शुक डाउन. आप पूरा उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक क्रो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री में और वो शेक कर रहा है ट्री को, जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो गिर रहा है पोएट. तो आप इसको प्रॉपर विजुअलाइज कर पा रहे हैं. तो आपकी सेंसेस आपकी जाग रही हैं. तो
इमेजरी का इसके अंदर यूज़ किया गया है। इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है या फिर पोएटिक डिवाइस है, वो है सिनेक्डोके। सिनेक्डोकी। अब आप कहोगे ये सिनेक्डोकी क्या होता है? सिनेक्डोकी होता है जब हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बट इट सिंबलाइजेस होल। जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट का मूड चेंज कर दिया। हार्ट का कौन सा मूड होता है ना? मेरा मूड चेंज होगा ना, मेरी बॉडी का मूड चेंज होगा, मेरा पूरे सोल का मूड चेंज होगा इनफैक्ट। तो मेरे हार्ट क्या होता है? ये हार्ट बेसिकली किसको सिंबलाइज कर रही है? पूरा होल। हार्ट पोएट को, पूरे पोएट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हार्ट क्या है? हार्ट तो कुछ भी नहीं है ना, हार्ट का थोड़ी मूड चेंज होता है, मेरा मूड चेंज होगा। तो इसमें हार्ट की बात नहीं कर रहे हम, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इसमें पूरे पोएट की बात कर रहे हैं, पूरे पोएट की बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनेक्डोकी जो हम पार्ट का यूज़ करते हैं एंड होल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, हम जैसे हम कहेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो मैं बट अ ब्यूटीफुल कार नहीं बोलूँगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्हील। कार के लिए मैंने व्हील यूज़ कर दिया। अब कार का तो ये एक पार्ट है ना, व्हील, कार का तो एक पार्ट है ना व्हील। हमने सिर्फ और सिर्फ व्हील की बात कर दी। मैं व्हील की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो पूरी की पूरी कार की बात कर रही हूँ। तो एक मैंने पार्ट को ले लिया व्हील, और मैं क्या बात कर रही हूँ? पूरे के पूरे कार की। तो इसमें ऐसे मैंने हार्ट को ले लिया, छोटे से हार्ट को ले लिया, जबकि मैं हार्ट की बात नहीं कर रही, पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ। मेरे पोएट को खुद का मूड चेंज हो गया, सिर्फ हार्ट का मूड चेंज नहीं हुआ। तो डैट इज़ कॉल्ड सिनेक्डोकी, ठीक है बेटा। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स सेम साउंड रिपीट हो रही है। शेव्ड सम पार्ट, सा से शुरू है, सेव्ड सम, तो ये क्या हो गया आपका? एलिट्रेशन। ये तो एक माइनर सा ही है, ये तो चांस की बात है कि निकल गया एलिट्रेशन। बट बेसिकली आपका डस्ट ऑफ स्नो आते ही आपने क्या लर्न करना है? एंजाममेंट। आपको एंजाममेंट, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो का आपके दिमाग में आए तो आपको फिगर ऑफ स्पीच आपको फटाक से आ जाने चाहिए कि इसमें तो अच्छा एंजाममेंट का यूज़ किया गया है, फुल स्टॉप डाला हुआ है लास्ट में, बाकी कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसमें तो इमेजरी का यूज़ किया गया है। कैसे हमारे दिमाग में इमेज आ रही है कि क्रो शेक कर रहा है, क्या शेक कर रहा है? हेमलॉक ट्री को। और कैसे डस्ट ऑफ पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो कैसे नीचे गिर रहे हैं, तो इमेजरी आ गई। सिनेक्डोकी हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट का मूड चेंज हो गया। भाई हार्ट का मूड कैसे चेंज होता है? पूरी बॉडी का होता है, तो सिनेक्डोकी। तो ये जो तीन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें सिम्बॉलिज्म का यूज़ किया गया है। सिम्बॉलिज्म मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर क्रो, हेमलॉक ट्री सिंबलाइज कर रहे हैं नेगेटिविटी को, बैड ओमेन को, इल लक को, है ना, सैडनेस को, और डस्ट ऑफ स्नो किसको कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है पॉजिटिविटी को, होपफुलनेस को, है ना। तो डस्ट ऑफ, ये सारा सिंबॉलिज्म है। इसको हम एक और वर्ड दे सकते हैं, मेटाफर। मेटाफर भी बेसिकली सिंबलिज्म ही है। क्रो मेटाफर है इल ओमेन का, डस्ट ऑफ स्नो मेटाफर है होपफुलनेस का। तो ये इसमें मेटाफर भी यूज़ किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाममेंट, इमेजरी, सिनेक्डोकी, सिंबलिज्म, मेटाफर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। अब हम बात करेंगे टोन ऑफ द पोएट। पोएट की टोन कैसी है? पहले पोएट का मूड कैसा था? सैड मूड था, डिप्रेस्ड मूड था। बाद में पोएट का मूड कैसा हो गया? पोएट का मूड हो गया बहुत ही ज़्यादा अच्छा, खुश, जिसकी वजह से कुछ बचा हुआ जो पार्ट था दिन का वो उसका सेव हो गया। तो हम पोएट की जो टोन है बेटा, हम कहेंगे पोएट की टोन है पॉजिटिव टोन। कैसी टोन है? पॉजिटिव टोन, ऑप्टिमिस्टिक टोन। ऑप्टिमिस्टिक होता है बेटा जो, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिसका नज़रिया पॉजिटिव होता है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टोन। होपफुल टोन, होपफुल है वो अब खुश होना चाह रहा है, होपफुल टोन। तो ये पोएट की टोन्स हैं। आप पॉजिटिव टोन लिख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टोन लिख सकते हैं, होपफुल टोन लिख सकते हैं। तो ये पोएट की टोन्स हैं जो कि ज़रूर आता है आजकल के टाइम में। सो इस वीडियो में इतना ही। आपने, मैं उम्मीद करती हूँ आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। सो
आगे भी आप ऐसे ही कंटिन्यू रहिए एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। जो भी बच्चे मुझसे पर्सनल ट्यूशन्स लेना चाहते हैं देन दे आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रही हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ, 1-to-1 इंडिविजुअल अटेंशन भी दूंगी आपको। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह जो भी मेरे पास मटेरियल है जो मैंने खुद बनाया है मैं आपको उसमें देती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई, बोर हो जाती है, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे तो सब कुछ समझाना है ना आपको। आपके दिमाग में सारी चीज़ें आनी चाहिए ना, तभी तो आप लिख पाओगे। सिर्फ समरी थोड़ी लिख कर आओगे। आजकल पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो आपको तो पेपर के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा ना। दिस इज ऑल अबाउट डस्ट ऑफ स्नो, जो कि मैंने मैक्सिमम कवर किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बिल्कुल फोकस्ड रहिए बेटा। सिर्फ बाय, हैव अ नाइस डे।